कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। वेलकम टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। आप हर मंडे को 7 to 8 TV 99 पे ये शो देखते हैं। शो का फॉर्मेट मैं हर वीक बताता हूँ, लेकिन आज रिपीट कर देता हूँ। ये आप लाइव कॉल कर सकते हैं शो में, और अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप इस शो में रिंग करके हमसे बात कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आपके मसले का हल निकल आए। जहाँ तक बात मिलती है, अगर आपको कोई डिटेल सवाल पूछना है तो थैंक्स टू TV 99 आई थिंक वो अपॉइंटमेंट्स के लिए एक टेलीफोन नंबर भी देते हैं, और आप उस नंबर पर रिंग करके बाद में अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और फिर ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है। बिकॉज शो के दौरान एज़ यू नो कि आप जब कॉल करते हैं, मैं जितना बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। और मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अगर आप कॉल करते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखा जाता है, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिए, बिकॉज मेरी आदत ये है कि अगर मैं किसी की कॉल ले लेता हूँ तो एटलीस्ट मैं थोड़ा टाइम लगा के उनका जवाब देता हूँ, तो शायद इन द मीन वाइल अगर आपने कॉल किया तो वो आपको क्यू में रखते हैं। थैंक यू। अब आपको शो का फॉर्मेट का अगर पता ही होगा, अगर आप रेगुलरली देखते हैं, तो मैं हर वीक शो के शुरू में कोई ऐसी डिस्कशन करता हूं जो आजकल मैंने देखी है बड़ी रेलिवेंट है प्रैक्टिस के अंदर। तो एक सवाल मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं आजकल कि जी हमें लेटर आया है कि जी हमारा जो ETS, हमारा जो टोइक का एग्ज़ाम था, वो उनको पता चला है कि फ्रॉडुलेंट तरीके से हमने दिया है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि होम ऑफिस के पास एविडेंस क्या है, और हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये जी हमें क्यों लेटर आया है। तो ये स्टूडेंट्स के साथ आजकल बहुत हो रहा है, बिकॉज होम ऑफिस ETS के जो टोइक के टेस्ट है उसके ऊपर काफ़ी एक्टिवली स्टूडेंट्स को लेटर्स लिख लिए। तो इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूं, जो वैसे देखने वाले उनको थोड़ा पता भी होगा कि BBC के पैनोरामा प्रोग्राम ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी अर्ली दिस ईयर, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे कॉलेजेस को इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने उनकी वीडियोस दिखाई जो सही तरीके से टेस्ट टोइक का नहीं दे रहे थे, यानी कि स्पेशली जो स्पीकिंग टेस्ट था वो किसी और बंदे को यूज़ कर रहे थे इंस्टेड ऑफ द एप्लीकेंट जो कि टेस्ट दे रहा था। फिर जारी बात है BBC ने अपनी फाइंडिंग होम ऑफिस को दी, होम ऑफिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, एंड फिर इवेंचुअली उसका कंक्लूजन ये हुआ कि होम ऑफिस ने कहा ETS को कि आइंदा से हम आपके किसी भी तरह के टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे होम ऑफिस के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए। तभी उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस भी लेके आए। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स कहाँ से जो इस चक्कर में आ गए वो किस तरह पकड़े जा रहे हैं। एक तो ये कि जो कॉलेजेस पकड़े गए थे, होम ऑफिस ने जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी ETS के साथ मिल के, क्योंकि जिन कॉलेजेस के पास जो ETS के टेस्ट सेंटर्स थे, ETS ने उनकी लिस्ट निकाली और होम ऑफिस को बोला कि ये कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर हमें शक है कि इन लोगों ने सही तरीके से टेस्ट एप्लीकेंट से नहीं दिलवाया। फिर होम ऑफिस ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उन्होंने वॉइस एनालिसिस करनी शुरू कर दी इन कॉलेजेस के साथ। बेसिकली उन्होंने ETS की जिम्मेवारी लगाई कि आप वॉइस एनालिसिस करें और वॉइस एनालिसिस करके ये बताएं कि ये टेस्ट एप्लीकेंट ने दिया है या नहीं दिया है। तो जाहिर बात है कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया जी उनके पास वॉइस एनालिसिस कहाँ से आया। तो वो इस तरीके से कि कुछ कॉलेजेस के जब उन्होंने डेटा देखा है तो देखने में आया कि एक ही बंदे की आवाज़ तकरीबन 10-15 एप्लीकेंट्स के लिए इस्तेमाल हुई है टेस्ट स्कोर के लिए। तो उधर से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर एक ही बंदा 15 डिफरेंट नामों के ऊपर आवाज़ के साथ टेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द टेस्ट। और यही जिनको स्टूडेंट्स को अब लेटर्स मिलते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि हमें ETS ने इन्फॉर्म किया है, वॉइस एनालिसिस की गई है और हमें बोला गया है कि वहाँ कोई इश्यूज़ हैं उसके साथ या आपकी आवाज़ नहीं है। उसकी वजह यही है कि वो एक ही आवाज़ 4-5 या 10-15 एप्लीकेंट्स के लिए इस्तेमाल हुई है। तो वहाँ से होम ऑफिस ने अपनी असेसमेंट करके बोला है कि जी हमें अब कंफर्म है, ये जिन स्टूडेंट्स को लेटर आया उनको बोला है कि अब हमें कंफर्म हो गया कि आपने डिसेप्शन यूज़ की है, इस वजह से हम आपका वीज़ा कटेल करें और हम आपको रिमूवल डायरेक्शन इशू करेंगे इन ड्यू कोर्स। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिर बात है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप यू वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो इस साइकिल के अंदर चाहे नोइंगली या अननोइंगली आ गए हैं, देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग इशू विद योर केस बिकॉज क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो जाता है। बिकॉज यू कांट टर्न अराउंड से जी मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो टेस्ट दिया था। बिकॉज ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सम एविडेंस कि आप यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उधर जाके आपने फ़ी दी, आपने बैठ के टेस्ट दिया, तो वो कोई ना कोई आपसे एविडेंस मांगेंगे।
और यही मैं लास्ट वीक बात कर रहा था जब हम डिटेंशन की बात कर रहे थे कि किस टाइप के लोगों को डिटेन करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट कैटेगरी बीच में रह गई थी बिकॉज एज यू नो कि हमारे फिर कॉल्स शुरू हो गई। तो मैं वही बताना चाहता कि इस वक्त जो स्टूडेंट कैटेगरीज में जो 3 हाईएस्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पकड़ रहे हैं और उसके बाद डिटेन कर रहे हैं, एक तो जो ये ETS के अंदर इन्वॉल्व थे, ये जो स्कैम निकला था, दूसरे जो एक्सेसिव आवर्स काम करते हैं, यानी कि अगर वो कहीं प्लेस ऑफ वर्क के ऊपर छापा मारते हैं होम ऑफिस वाले और आगे से उनको कोई स्टूडेंट मिल जाता है जिसको काम की परमिशन नहीं थी लेकिन दे आर वर्किंग देयर, तो जाहिर बात है होम ऑफिस टेक्स दैट व्यू क्वाइट सीरियसली और वो फिर काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए बिकॉज इट्स ब्रीच ऑफ द वीज़ा कंडीशन। कुछ केसेस में होम ऑफिस उनको साथ ले जाते हैं डिटेंशन के लिए, कुछ केसेस में होम ऑफिस उन पर रिपोर्टिंग लगा देते हैं। और जो तीसरी और आखिरी मेनली जो किस्म है स्टूडेंट्स की, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब कॉलेज नहीं जा रहे पढ़ने के लिए बिकॉज आपको पता होगा कि होम ऑफिस ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कॉलेजेस के ऊपर और उनकी रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी टाइटन कर दी है। तो उस वजह से काफ़ी कॉलेजेस अगर आप उन पर अटेंडेंस स्टूडेंट अपनी नहीं रखता तो वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर जो स्टूडेंट होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है बिकॉज होम ऑफिस फिर उनको बोलते हैं कि जी हमें कॉलेज ने इन्फॉर्म करके बता दिया कि आप नहीं पढ़ ले और आपकी वीज़ा कंडीशन थी कि आपको पढ़ना चाहिए तो हम आपका वीज़ा टेल कर रहे हैं। अब इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि तारिक भाई हमें तो होम ऑफिस की पॉलिसी ये बोलती है कि जी हम आपको 60 डे का लेटर देंगे अगर हमारा कॉलेज बंद हो जाए, बिकॉज ज़्यादातर लड़के कहते हैं जी हमारा तो कॉलेज बंद हो गया था तो इसलिए हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया। होम ऑफिस की पॉलिसी ये बोलती है कि जी अगर आपका कॉलेज बंद हो गया बशर्ते आपके पास वीज़ा है तो हम आपको 60 दिन का नोटिस देंगे। तो अक्सर लड़के कहते हैं कि जी हमें तो होम ऑफिस का नोटिस मिला नहीं है तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। देखिए अब उसकी 2-3 बातें मैं आपको अगर ऑनेस्टली बोलूँ, पहली बात तो ये कि अक्सरों का जो एड्रेस है यानी कि होम एड्रेस है वो होम ऑफिस के पास अपडेटेड नहीं होता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप होम ऑफिस को अपना मोस्ट अप टू डेट एड्रेस बताएं। अगर आपने एंट्री क्लियरेंस में कोई एड्रेस यूज़ किया और आप उसमें नहीं रहते तो प्लीज़ आप होम ऑफिस को अपडेट करके दें कि आपका करंट एड्रेस क्या है। सेकेंडली, अगर आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ की और आपने किसी और पोस्टल एड्रेस को इस्तेमाल किया, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस पोस्टल एड्रेस के ऊपर अपनी जो पोस्ट है उसको चेक करते रहें बिकॉज होम ऑफिस ने भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये नोटिस की वो थोड़ी सी चेंज की हैं जिनमें उन्होंने ये बोला है कि जी अगर हमने जो आपका लास्ट नोन एड्रेस है या जो आपका ईमेल है या जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर हमने उनको सर्विस कर दिया नोटिस तो हमारी तरफ से सर्व हो गया नोटिस रिगार्डलेस ऑफ आपको मिले या ना मिले। और जो एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं कोर्ट में बड़ा फेस करता हूँ कि कभी कभी जज भी मुड़ के कहते हैं कि अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है तो वो जैसे ही उसका कॉलेज बंद होगा वो इमीडिएटली कोई और कॉलेज ढूंढेगा और उसके अंदर अप्लाई करेगा रादर देन कि वो इस बात का वेट करे कि होम ऑफिस कब 60 डे का लेटर भेजें। ऑफ कोर्स अब उसका आर्ग्यूमेंट काउंटर ये भी हो सकता है कि जी अक्सर कॉलेजेस लेटर होम ऑफिस का मांगते हैं और इस वजह से स्टूडेंट को वेट करना पड़े, बट ऑफ कोर्स उसके लिए बेहतर है कि स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में जाता है एडमिशन लेने के लिए तो वो उस कॉलेज से इन राइटिंग ले ले या ईमेल के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस पे ले ले कि जब तक होम ऑफिस अपना लेटर इशू नहीं करेंगे 60 डे का हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ताकि आपके पास कोई एविडेंस हो। बट इन शॉर्ट मैं हर स्टूडेंट से जो सुनने वाले हैं कि बाद में प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है अपील स्टेज पे, अगर कोई इशू हो जाए, कटेल हो जाए, दे वांट टू अपील द केस, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी आपके स्पॉन्सर के साथ कोई इशू हो भी गया है और किसी वजह से आप नहीं जा रहे तो प्लीज़ होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें बाय ईमेल कि जी ये मेरे साथ इशू हुआ है, मेरे स्पॉन्सर ने कहा है कि आप क्लासेस अटेंड ना करो, उन्होंने ताला लगा दिया उधर, प्लीज़ मुझे आप 60 डे का लेटर इशू करें। तो एटलीस्ट अगर आपने एक ईमेल भेज दी है तो एक टू सम एक्सटेंट आप सेफ गार्ड होते हैं, लेकिन बॉटम लाइन वही है कि आप एज ए स्टूडेंट, आपकी कंडीशन थी वीज़ा की कि आपको एक सर्टन कॉलेज स्पॉन्सर करेगा और आप फिर पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी वजह से वो एक्टिविटी नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से आपके हक में यही बेहतर है कि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लें और दोबारा एप्लीकेशन डालें। ये मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको थोड़ा फंड्स की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑलरेडी वो इतना पैसा दे रहे होते हैं फॉर द एजुकेशन, फॉर द लिविंग, और उसके ऊपर एक लीगल कॉस्ट भी उनके ऊपर ऐड हो जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफेयर। और स्पेशली अब जब स्टूडेंट्स को
काम की भी परमिशन नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आप लेवल 7 एंड अबव HEI के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। फिर भी 20 आवर काम की परमिशन है, कंसिडरिंग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हाई है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, टू बी इनफैक्ट हर जगह पे रिगार्डलेस ऑफ लंदन से अंदर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, तो आई नो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो देन आई थिंक द आइडिया है कि स्टूडेंट अपनी लीगल कॉस्ट को सबसे मिनिमल रखे। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो होम ऑफिस की पॉलिसी है उसको लाजमी फॉलो करें। मेरे ख्याल से अब हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड देन आई सी यू आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक ऑन TV 99। जिस तरह आपको पता है कि शो से पहले, ब्रेक से पहले मैं ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली जो ETS का इशू आया था TOEIC के साथ, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। बिकॉज ऑफ कोर्स इनवेरिएबली अगर स्टूडेंट का कटेल हो जाए वीज़ा, तो फिर ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी कि वो शायद स्टूडेंट को डिटेन कर लें। तो उस सूरत में आई वाज जस्ट टेलिंग, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की थी स्टूडेंट्स के लिए। अब एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि जी हम शादी करना चाहते हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि इमिग्रेशन स्टेटस का शादी से क्या ताल्लुक़ है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आया हम शादी करें किसी यूरोपियन नेशनल से या हम शादी करें किसी ब्रिटिश नेशनल या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। अक्सर लोग उस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पहली बात है कि इमिग्रेशन स्टेटस का शादी से इट्सेल्फ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिकॉज जो शादी होती है वो आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट है। सिर्फ इशू कहाँ उठता है कि जब आप काउंसिल में जाके अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो जो रजिस्ट्रार है वो आपसे पूछता है कि जी मुझे एक तो ये बताएं आपकी आईडी क्या है, वो आप उनको आईडी दिखाते हैं और आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन मांगते हैं। अब अगर आप उनको अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं, यू आर अ नॉन EA नेशनल, तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। तो जब आप उनको बोलते हैं कि हमारे पास कोई वैलिड वीज़ा है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है एज़ फार एज़ दैट इशू इज़ कंसर्न्ड। लेकिन अगर आप उनको कहें कि जी हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कि जी हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसको कोई राइट नहीं है इस मुल्क में रहने का, और वो हमारे पास आके उसने शादी की एप्लीकेशन डाली है। तो फिर ये होता है कि होम ऑफिस आता है और वो फिर शायद आपको उठा के ले जाए ऑन दिस बेसिस कि जी आपका तो यहाँ कोई स्टे ही नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं शादी करने के लिए, पहले अपने इमिग्रेशन
स्टेटस का कोई मसले का हल निकालें। फिर कभी कभी ये भी होता है कि होम ऑफिस ये भी आप इल्ज़ाम लगा देता है कि जो आप मैरिज कर रहे हैं ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और ये शैम मैरिज है, बिकॉज आप अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लीगलाइज करने के लिए आप शादी करें। तो कुछ भी हो सकता है, होम ऑफिस मोस्ट लाइकली आपको लेके चला जाएगा या इंटरफेयर करेगा आपकी शादी के अंदर। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका इमिग्रेशन स्टेटस है एटलीस्ट वो ठीक हो, या एटलीस्ट आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाली हुई हो बिफोर यू गो एंड स्पीक टू द रजिस्ट्रार अपनी शादी के लिए। तो ये तो बात ये क्लियर हो गई कि क्यों लोग इंसिस्ट करते हैं कि जी आप कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें बिफोर यू इंटेंड टू गेट मैरिड, रजिस्ट्रार के पास जाएं अपनी इंटेंशन शो करने के लिए। दैट इज़ ओनली अगर आपके पास इस वक्त कोई एग्जिस्टिंग वीज़ा नहीं है। अब जो सेकंड बात आ रही थी कि जब शादी के लिए रजिस्टर हो गए, अब अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फ़र्क क्या है कि अगर हम किसी यूरोपियन से शादी करें या हम किसी ब्रिटिश या इंडेफिनेट के साथ शादी करें, बिकॉज हमें उसकी जो इमिग्रेशन लॉ के तहत जो इम्प्लिकेशन है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि जी कुछ लोग कहते हैं 18,600 चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चाहिए, तो वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। देखें, अगर आप किसी यूरोपियन नेशनल से शादी करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन यूरोपियन रेगुलेशन के तहत जमा होगी। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, यानी कि अगर आप ओवरस्टेयर भी हैं, इलीगल भी हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं ऑन द यूरोपियन रेगुलेशन किसी यूरोपियन से शादी करके। जो मेन रेगुलेशन की कंडीशन होती है कि आपकी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, यानी कि आपकी कोई शैम मैरिज नहीं है, सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है आपकी, और जो आपकी स्पाउस हैं वो यहाँ जो स्पॉन्सर जिसको कहते हैं ईए, वो यहाँ ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करें, मीनिंग दे आर द वर्किंग, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ सफिशिएंट, जॉब सीकर एक्सेट्रा या फुल टाइम स्टूडेंट। तो वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज आप उन कंडीशंस को मीट करें, जो इमिग्रेशन स्टेटस अगर आपका ख़राब है या कोई उसमें इशू है, दे डोंट फोकस ऑन दैट। एंड बिकॉज ऑफ आप किसी यूरोपियन के साथ शादी कर रहे हैं तो दे आर नॉट कंसर्न विद द 18,600 रिक्वायरमेंट, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन रूल की है, यूरोपियन रेगुलेशन की नहीं है। ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ जो की पॉइंट्स रेज होते हैं। अब इसी हम एंगल को थोड़ा साइड पे ले लेते हैं एंड वी नाउ टॉक अबाउट कि अगर आप किसी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी कि जो यहाँ यूके में सेटलमेंट रेजिडेंट हैं, सेटल्ड हैं, या किसी ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी करें, तो आप इमिग्रेशन रूल के अंदर आ जाते हैं, जिसमें फिर ये होता है आपका इंग्लिश टेस्ट, आपके स्पाउस या आपके जो स्पॉन्सर है ब्रिटिश, जो आपके स्पाउस है उनको 18,600 कमाना चाहिए। अब इसमें जो इनिशियल एक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की, उसमें आपका इमिग्रेशन स्टेटस है, यानी कि यूरोपियन रेगुलेशन में इमिग्रेशन स्टेटस को नहीं देखा जाता, जबकि अगर आप इमिग्रेशन रूल के तहत एप्लीकेशन डालें तो वो इमिग्रेशन स्टेटस को देखते हैं। जो मेन चीज़ वो इसके ऊपर रेस करते हैं कि आपने 28 डेज से ज़्यादा ओवरस्टे नहीं किया हो। अगर आपने 28 डेज से ज़्यादा ओवरस्टे किया है तो वो कहते हैं कि आप इमिग्रेशन रूल के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर नहीं बैठते, तो फिर इंग्लिश टेस्ट और 18,600 तो दूर की बात है, एलिजिबिलिटी यानी कि इनिशियल स्टेज पे ही फेल होती है आपकी एप्लीकेशन। ऑल्दो लॉ के अंदर जब आप इमिग्रेशन रूल्स की बात करते हैं, उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, यानी कि अगर ये कंडीशंस आप पे बैठती हैं तो हम आपकी ये इमिग्रेशन स्टेटस 18,600 को माफ़ कर देंगे। ऑफ कोर्स मैं डिसेबिलिटी अलाउंस और उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो मेन आते हैं कि आया आपकी रिलेशनशिप से कोई बच्चा है। ऑफ कोर्स आपके अगर स्पाउस ब्रिटिश नेशनल है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे, तो मोस्ट लाइकली बच्चा ब्रिटिश नेशनल होगा। कि आया कोई आपकी रिलेशनशिप से बच्चा है, या आया आपके स्पाउस की प्रीवियस रिलेशनशिप से कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, एंड यू हैव पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट चाइल्ड, तो वो एक्सेप्शन में भी आता है। या कोई इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आपका स्पाउस और आप अपनी ये फैमिली लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके बेसिकली, और उसकी भी पॉलिसी होम ऑफिस ने दी हुई है। या कोई और कंपैशनेट रीज़न है जिसकी वजह से आप कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के साथ हैंड इन हैंड जाता है, कि आप कहते हैं नहीं जी मैं वापस जाके एंट्री क्लियरेंस नहीं लेना चाहता, मुझे यहीं से वीज़ा दिया जाए। अगर कोई इस टाइप की चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स असेसमेंट होम ऑफिस ने करनी है, डिसीजन उन्होंने लेना है, बट देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर एक इशू आता है कि लोग कहते हैं मुझसे अक्सर, या एक जनरल बात होती है कि जी अगर लॉ इतना क्लियर है इन द सेंस कि आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं, तो अगर एक बंदा पॉलिसी पढ़ के देखता है, उसका केस उसके ऊपर बैठता है और वो अप्लाई करता है, तो फिर क्यों नहीं होम ऑफिस वीज़ा देता? देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉलिसी है, इसके ऊपर जो इसकी असेसमेंट है वो फिर भी होम ऑफिस ने करनी है। तो कभी कभी वो असेसमेंट गलत तरीके से कर देते हैं, दे स्टिल रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन, और तभी आपके पास रेमेडी
अवेलेबल होती है कि अगर आपको राइट ऑफ अपील दिया गया तो आप कोर्ट में जाएं, और अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया है तो आप हाई कोर्ट में, जो केसेस अब अपर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, आप उधर जाके परमिशन एप्लीकेशन डालें। सो कहने का मतलब है कि रेमेडी इंसान को या एप्लीकेंट को इसलिए दी गई है कि होम ऑफिस भी गलती कर सकता है, और फिर वहाँ जाके आप अपना केस लड़ सकते हैं कि जी देखें ये इश्यूज़ थे हमारे साथ, और होम ऑफिस ये देखें उनकी पॉलिसी बोलती है और होम ऑफिस ने अभी तक सही डिसीजन हमारे नज़र में नहीं लिया और ये लॉफुल डिसीजन नहीं है, और आप अपना केस को वहाँ आर्ग्यू कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अक्सर केसेस देखे हैं कि लोगों ने अपने बच्चों के 7 ईयर की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन डाली है, और होम ऑफिस ने आजकल देखने में आया कि बड़े जेनेरिक टाइप के पैराग्राफ्स दे देते हैं और रिफ्यूज़ कर देते हैं एप्लीकेशन। जो मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि जो थोड़ी सी मैंने असेसमेंट की ऐसी एप्लीकेशंस की जो लोग डालते हैं, वो एक सेकंड एलिमेंट एप्लीकेशन का भूल जाते हैं, जिसमें इट्स नॉट ओनली कि बच्चे को 7 साल हो गए हैं, बट व्हाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूके। वो भी आपने एक एक्सप्लेनेशन होम ऑफिस को देनी है। और जनरली देखने में आया है कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं इस बात के ऊपर कि होम ऑफिस को ये प्रूव कर दें कि बच्चा 7 साल से इस मुल्क में रह रहा है। दे डोंट फोकस ऑन द फैक्ट कि एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी है लॉ की, जिसमें आपने ये बताना है कि why would it be unreasonable for the child to leave the United Kingdom। और होम ऑफिस ने उसके ऊपर एक पॉलिसी भी दी हुई है। तो अक्सर जब हमारे पास कभी केसेस आते हैं और वो अपील स्टेज पे होते हैं, तो मैं यही बात करता हूँ कि एक एविडेंस इसके अंदर अभी मिसिंग है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने ये भी बताना है कि why would it be unreasonable for the child to leave the United Kingdom। तो बात वही आ जाती है कि सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं, आप पहले पॉलिसी को फुलफिल करें, और अगर उसके बाद होम ऑफिस आपको किसी वजह से वीज़ा नहीं देता तो ना घबराएं, आप जाके कोर्ट में उसको आर्ग्यू करें, बट एटलीस्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा कोर्ट के अंदर उसको आर्ग्यू करने के लिए, मेनली बिकॉज आपने पॉलिसी को फॉलो किया। यानी कि अगर आप जज को बोलेंगे जी हम इस पॉलिसी या इस रूल को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो होम ऑफिस ने अपने डॉक्यूमेंट्री जो गाइडेंस है उसमें लिखा था हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, हमने सारे प्रोवाइड किए, तो क्यों नहीं होम ऑफिस हमारी बात मान रहा। तो वहाँ एटलीस्ट आपके पास एक आर्ग्यूबल केस होता है जो आप जज के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जज एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट के साथ डिटर्मिन करता है कि वेदर आप लॉ के अंदर विद इन द इमिग्रेशन रूल और जो भी आपका क्लेम है उसके अंदर आप स्कोप में फिट होते हैं या नहीं होते। और ऑफ कोर्स इसी वजह से कभी कभी जजेस भी गलती कर देते हैं और आपका पॉइंट थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, और तभी ट्राइब्यूनल के बाद भी फर्दर रेमेडी की स्टेजेस अवेलेबल होती हैं जिसमें आप रिव्यू या परमिशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया जो मैं आपको जनरलाइज तरीके से ये बताना चाह रहा था कि पहले ज़रूर हर एप्लीकेशन की हर इशू के लिए पॉलिसी पढ़ें, पॉलिसी को फुलफ़िल करें, इमिग्रेशन रूल पढ़ें, उसको फुलफ़िल करें, और उसके बाद इस उम्मीद से ना बैठें कि 100% होम ऑफिस हमें वीज़ा दे देगा। एटलीस्ट आप इस उम्मीद से बैठें कि हमने अपनी तरफ से हर चीज़ पूरी कर दी है, और अगर अब होम ऑफिस ने हमें वीज़ा नहीं दिया, एटलीस्ट हम कोर्ट में जाएंगे, केस को लड़ेंगे, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं केस को लड़ने के लिए, बिकॉज हमने जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी उसको फॉलो किया था। क्योंकि एक चीज़ मैं पर्सनली नोट करता हूँ कि लोग कोई भी अगर एप्लीकेशन डालते हैं, ह्यूमन राइट्स की लोग आते हैं एप्लीकेशन, देखें जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन है वो थोड़ी सिंपलर है, उसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। लेकिन पॉइंट बेस के अंदर भी एंटरप्रेन्योरल एप्लीकेशन जब तक डाल रही थी उनमें काफ़ी इशू था, लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नहीं ज़्यादा पता था। ये स्पाउसल एप्लीकेशन अभी डलती हैं, इनमें काफ़ी इशूज़ हो रहा है, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो हैं क्या, बिकॉज अक्सर कुछ मिस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी है, उसमें वो डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगते हैं। या अगर आप एम्प्लॉयड हैं और 6 महीने से कम अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करें तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, 6 महीने से ज़्यादा सेम एम्प्लॉयर के लिए काम करें तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ये मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा हूँ, तो उधर थोड़े इश्यूज़ रेज होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। इसी तरीके से मैंने आपको 7 ईयर में एग्जांपल दी कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पॉइंट बेस्ड सिस्टम मैंने आपको बोला कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि उसमें बड़ा एक गाइडलाइन अवेलेबल होती है, आपने पॉइंट स्कोर करने होते हैं, तो एज लॉन्ग एज आप एविडेंस उस हिसाब से लगा दें तो होम ऑफिस शुड ग्रांट यू द पॉइंट्स। मास वाई आपको पता है जो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, मैं इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एंटरप्रेन्योरल एप्लीकेशंस की, बिकॉज उसके ऊपर होम ऑफिस वालों ने बड़ा इशू रेस किया है जेन्युइननेस ऑफ द बिज़नेस के। जी हमने आपका इंटरव्यू लिया और हमें लगता है कि आपका जो बिज़नेस है वो जेन्युइन नहीं है, तो उधर वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे आप पे शक करते हैं और उसकी वजह से वो ज़रा थोड़ा कम्प्लेक्स केस हो जाता है। लेकिन आप उसको भी आर्ग्यू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास आपकी नॉलेज है बिजनेस की। एक कॉलर भी है हमारे पास, वी जस्ट क्विकली ट्राई टेकिंग अ कॉल फ्रॉम देम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछिए।
सर मैंने पूछना है कि मेरे पास लॉ पे 10 इयर्स फैमिली रूट का वीजा था, तो उसके लिए जब हम अपने मुल्क जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सॉरी, कौन सा वाला वीजे की आप बात कर रहे हैं? हमारा बच्चा है जहाँ पे ना, उसके बेस पे हमें 10 साल का वीजा मिला था। ऑलराइट, तो हम अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं 3-4, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? ऑलराइट, मैं बता दूं। देखिए, नॉर्मली जो आपको ह्यूमन राइट्स या इस टाइप की डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज़ पे आपको वीज़े मिलते हैं, वो इसी बात पे मिलते हैं कि आप काफ़ी इंटीग्रेट हो गए हैं सोसाइटी के अंदर। तो उसमें आप ये तो नहीं बोलते कि मेरा बिल्कुल नाता टूट गया अपनी होम कंट्री से, आप ये बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए ब्रिटिश सोसाइटी में, एंड इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड कि वो यहाँ से अपरूट हो और वापस चला जाए। तो जो शॉर्ट ट्रिप्स हैं उनका कोई इशू नहीं। अगेन, मैंने आपका पूरी डिटर्मिनेशन या जिन बेसिस पे आपने अप्लाई किया वो नहीं पढ़ी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स अगर आप उस तरफ इशारा करें, ज़्यादातर उन लोगों को होती हैं जो कहते हैं, असाइलम वाले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी जान को ख़तरा है, हम नहीं जाना चाहते अपनी होम कंट्री में, लेकिन जैसे ही उनका असाइलम का वीज़ा लग जाए, अगर वो चले जाएँ तो ऑफ कोर्स होम ऑफिस उनसे वापसी पे पूछ सकता है कि जी आप तो कह रहे थे आपकी जान को ख़तरा है, तो अब आप क्यों जा रहे हैं उस कंट्री में। लेकिन अगर आपका केस उस बेसिस पे था कि जी हमारा ह्यूमन राइट क्लेम है, हमारी बड़ी स्टैब्लिश फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ यूके में हो गई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मुल्क कभी जा ही नहीं सकते। शॉर्ट ट्रिप के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, अगेन उस बेसिस पे अगर आपका केस ये था। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सॉरी, आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जी हम अपनी होम कंट्री जाएं, अगर हमारे वीज़े लगे। अगेन इट रियली डिपेंड्स इन समरी कि आपका वीज़ा किस बेसिस पे लगा। अगर आप ये उनको बोल रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा या देयर सम कंसर्न आई हैव पाकिस्तान के अंदर, देन ऑफ कोर्स इफ़ यू गो देयर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कि जी आप क्यों गए हैं। दैट इज़ व्हेन यू हैव द वीज़ा ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, Sir, if they like no, someone told me if P right is going to cut off from this month or next month. Is it true? They're not going to give us any P right. all right, thank you. Yes. I think you're talking about the new statutory rules that will come into force. In fact, some of them have already, where they have said that the statutory appeal rights from 14 will come down to I think 3 or 4, where one of the provision is that instead of giving you the appeal right, there will be an administrative review. So instead of going to the first state tribunal, there will be a review and another manager will decide on your application, and if the decision is adverse, then there will be further remedy available. Yes, that is in the statutory provisions, but of course we are not in detail discussing those today, but yes, that's true. There will be administrative review, no more appeal rights in the future. Thank you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Yes, sir. Just wanted to ask one question. Yes. Okay, like oh, I know one of my friends. He applied for asylum like for 5 years. He got one, and then he applied for indefinite, and but he didn't went back home. Although it's been 5 years, so whether he can go now or he's banned for all his life, he can't go back. All right, thank you for your question. I think it's a very good question, that whether if somebody has claimed asylum that they had fear of their life from their home country, are they banned from that country forever? Look, in the initial stage, when you're given the asylum visa, if you're recognized as a refugee, it's a 5-year visa. I mean, definitely if you go during that period, then there could be questions raised by the Home Office that you were at one stage saying your life is under threat from that home country, and now you're going and staying there, so why don't we take the visa back from you because you're no more a refugee. But after you've attained your indefinite leave to remain, you're not within the scope or within the definition of a refugee, because now you're a permanent resident in the UK. So at that stage, if you go back to your home country for a visit, I think if the Home Office does ask you that question, you can argue back to them by saying that, look, now I'm not a refugee because my 5 years are over. Yes, I've had some issues in the past that have been resolved, and I've just gone for a home visit. Now, as long as you have a settlement visa, that should not raise any concerns for the Home Office, but certainly it will if you go during your 5-year asylum visa. Thank you for your question. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तारिक साहब जी, पूछिए। जी, मैं असylum के बारे में पूछना था। अभी आपने डिटेल बताई थी असylum की, तो 7 ईयर पॉलिसी में हम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
जी। तो आया कि वो जो रूल है वो जब असाइलम के केसों को 7 ईयर वालों को वो कंसिडर नहीं करते कि उसको भी रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने असाइलम तो किया नहीं, जितना अभी आपने मुझे बोला आप 7 ईयर की बेसिस पे डाल रहे हैं तो। नहीं, लेकिन मुझे केस किए हुए 8 साल हो गए हैं असाइलम का, लेकिन वो पहले रिफ्यूज हो गया। ओके, और उसके बाद आपने उसको परस्यू नहीं किया? उसके बाद उसको फर्दर सबमिशन वगैरह भेजा था जी। तो, लेकिन शुरू से ही मेरा असाइलम के ऊपर ही था, 8 साल हो गए हैं इसको। ऑलराइट, मैं बता देता हूं आपको। थैंक यू फॉर योर कॉल सर। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने असाइलम किया और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। आई डोंट नो आप अब कोर्ट में गए, हाई कोर्ट तक गए या नहीं, बट आपने उस वक्त ये बेहतर समझा, आपको मशवरा दिया आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कि जी हम फ्रेश क्लेम डाल देते हैं, फ़ाइन। साथ ही आपके 7 साल पूरे हो गए बच्चों के, और आपने जो मुझे बोला आपने 7 ईयर के ऊपर एप्लीकेशन डाली, तो मोस्ट लाइकली आपके बच्चों को यहाँ 7 साल हो गए होंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनमें से एक केस को चूज़ कर लें और उसको परस्यू करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा असाइलम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको परस्यू करें, आप समझते हैं कि 7 ईयर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको परस्यू करें, या आप दोनों को इकट्ठे परस्यू कर लें कि आप असाइलम का भी फ्रेश क्लेम डाला हुआ है उनको बोलें रिकन्सिडर करें और 7 ईयर बीच में डाल दें, ताकि जब रीअसेसमेंट हो तो वो असाइलम की भी दोबारा रीअसेसमेंट करके आपको दें, और जो 7 ईयर रूल है बच्चों का उस पर भी आपको डिसीजन दें। देखिए, मैंने आपका ओरिजिनल केस तो पढ़ा नहीं, मुझे ये नहीं पता कि किस बेसिस पे आपका जो असाइलम है वो इनिशियली रिफ्यूज़ हुआ था। तो मैं भी आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेशक दोनों केसेस अपने चलाते रहें, और जहाँ तक जवाब की बात है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप उसको पुश करना चाहते हैं तो आप अपने रिपोर्टिंग सेंटर में कांटेक्ट करके उनको कह सकते हैं कि जो केस वर्क यूनिट है जो आपका केस देख रहा है उनका आप एड्रेस ले लें और उनको ख़त लिखें, या अपने लोकल एमपी के पास जाएं ताकि वो होम ऑफिस को ख़त लिखें। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, सॉरी, आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से ये भी करना चाहता हूँ कि कोई ममानत नहीं है कि आप 2 या 3 केस एट द सेम टाइम चलाएं, एज लॉन्ग एज दे आर इंटरलिंकेबल। मेरा कहने का मतलब ये ना करें कि किसी ने स्टूडेंट एप्लीकेशन डाली और साथ ही असाइलम कर दिया, वो नहीं होगा। बट सर्टनली असाइलम की अगर आपने एप्लीकेशन दी, होम ऑफिस को वैसे भी कंसिडर करना, आपका आर्टिकल 3 ह्यूमन राइट्स और वो सारे क्लेम्स के बीच में इनहेरिट होते हैं, आपने ज़रूर डाले होंगे, तो उसमें 7 ईयर भी बीच में आ जाता है, तो यू कैन ईजिली कंटिन्यू दोनों केसेस के साथ। अगेन, मैंने आपका केस पढ़ा नहीं, तो जनरल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, सवाल पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, अपना सवाल आप पूछ लें। जी, मैंने ये पूछना था कि मुझे यहाँ पे ना 2.5 ईयर हो गए कि अभी जनवरी में ना साल हो जाएंगे जी। तो, लेकिन जो मेरा लाइफ इन द यूके टेस्ट है ना वो मैं, हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी, तो मेरा ना यहाँ पे मुझे जनवरी में 2 साल हो जाएंगे जी जी जी, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, अपना सवाल कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। आप अपना सवाल कंप्लीट कर लें, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप होगी। जो मुझे थोड़ी सी उनकी बात समझ आई थी, उन्होंने कहा मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं, और आई थिंक उन्होंने लाइफ इन द यूके का जिक्र किया। तो जनरली जो इस टाइप के सवाल मुझे मिलते हैं, अगेन मैं आपके सवाल की बात नहीं कर रहा बिकॉज मैंने पूरा सुना नहीं, तो ये इशू होता है कि वो कहते हैं कि हमसे लाइफ इन द यूके पास नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। देखें, पहले तो मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरीके से अपना लाइफ इन द यूके पास करें। आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं और भी इदारे हैं, आप उनसे जाके एटलीस्ट एक दफ़ा ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें और फिर देखें कि आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज जो लोग अभी, जिन्होंने, कुछ लोगों ने अभी अभी 2-2 साल पूरे किए, लेट्स बी ऑनेस्ट कि उनको वो वाले वीज़े मिले थे 2000 पहले, जुलाई 2012 से पहले, जिनको 2 साल बाद सेटलमेंट मिलनी थी इस मुल्क में। जो नए वीज़े आ गए हैं उन पर आप 5 ईयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है, 2.5 + 2.5 स्पाउसल के ऊपर। तो प्लीज़ ट्राई करें कि अगर आपका लाइफ इन द यूके पास हो जाए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamualaikum. I just wanted to ask, if someone has come to the UK through EU by EU member, being an EU family member, Yeah. do they, if they want to apply for indefinite visa now, will they need to
would I need the ESOL course or Life in the UK test? All right, thank you for your question. Thank you. Look, if somebody is coming to the UK on the EU regulation route, they'll apply for settlement using the EU regulation route. At that stage, you don't have to do the English assessment because that's requirement for the immigration rule. And once they've attained their settlement through the EEA route, when they apply for nationalization a year after, that is when they will have to meet the English requirement, because then they'll fit into the immigration rule requirement. Thank you for your call. We'll try taking another call. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. हेलो जी, अस्सलाम जी, मेरा वालेकुम। नाम राजेंद्र है। जी मैंने पूछना था कि मैं एक स्टूडेंट वीजे पे हूँ, जी तो मैंने काम किया है, मेरे वीजे पे था नो वर्क और वर्क प्लेसमेंट। ओके, नो वर्क था, सिर्फ वर्क प्लेसमेंट था। हाँ, तो मैंने 5 आवर वीक का काम किया है, तो यूकेबीए ने रिकॉर्ड चेक किया है, तो उसमें मेरा काम शो हो गया है। और अभी मुझे मेरे कॉलेज ने मेरी स्पॉन्सर विड्रॉ कर दिया कि मैंने उनके कॉलेज में पढ़ते हुए भी काम किया है जी। तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? ऑलराइट, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें, पहले मैं एक चीज़, थैंक यू, आपने कॉल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मैं एक बात लोगों को क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों को ऐसे वीज़ा इशू होते हैं जिनमें उनको वर्क प्लेसमेंट की इजाज़त होती है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वर्क प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाके काम कर सकें। वर्क प्लेसमेंट का ये मतलब है कि जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने अपने कोर्स जो वो कर रहे हैं आप, उसमें उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अरेंजमेंट्स करके रखी हैं कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए आप अपना वर्क एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो यू मस्ट वर्क विद दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो अप्रूव्ड होती हैं कॉलेज के कोर्स, जो जिन्होंने उनको अवॉर्डिंग बॉडी होती है उसके साथ। अब आपने क्योंकि अपनी कंडीशंस ब्रीच किए, तो अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने आपका वीज़ा कटेल करने की कोशिश की है तो दे आर विद इन द राइट, बिकॉज आपने उनकी जो कंडीशंस हैं उसको ब्रीच किया है। तो अब सिर्फ बात ये आती है कि वो आगे आपके साथ करना क्या चाहते हैं। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं एक और एप्लीकेशन डालने की, तो आप अपोलोजाइज़ करके एक और एप्लीकेशन डालें, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट मोस्ट सर्टनली यू हैव ब्रीच्ड वन ऑफ द कंडीशंस जिसकी वजह से उन्होंने आपका वीज़ा कैंसिल करने का सोचा है, दैट इज़ द केस। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सॉरी, आई थिंक उनको मेरी आवाज़ फ़ोन पे नहीं आ रही है उनकी। हेलो जी, आप अभी लाइव हैं शो पे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप होगी। देखें, कभी कभी ये होता है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आप कॉल करते हैं तो दिल पुट यू इन अ क्यू, बिकॉज मैं पहले वाले कॉलर का जवाब दे रहा होता हूँ, मुझे पता होता है यू इन वेटिंग। तो थोड़ा अगर आप पेशेंस शो कर लें तो फिर इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू जब मैं अपना जो सवाल है उसका जवाब देना ख़त्म कर दूंगा। आई थिंक अब किसी और ने दोबारा रिंग किया, विल ट्राई इफ वी कैन गेट थ्रू टू देम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, कमरान बात कर रहा हूँ जी कमरान भाई। इंटरप्रेन्योर 1 के मुतालिक एक क्वेश्चन करना था। वो क्वेश्चन ये करना था कि एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, उसमें यह है कि जब आप एनक्यूएफ लेवल 4 की जॉब अपनी कंपनी में करते हो आप, ठीक है ना, तो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालते हो, उसमें आप जब कोड ऑफ स्किल्स देखें ना होम ऑफिस की, उसके ऊपर हर जॉब की एक स्पेसिफिक सैलरी उन्होंने सेट की हुई है कि इतनी सैलरी इस जॉब की मिनिमम है और इतनी मैक्सिमम है। इफ यू आर रनिंग योर ओन कंपनी, ठीक है ना, और इनिशियल स्टेजेस में आपकी कंपनी, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे योरसेल्फ लाइक यू नो heavy amount like you know out of your investment। तो उसमें क्या आप क्या कहते हैं कि मतलब उसके लिए मिनिमम उनकी सैलरी जो एनक्यूएफ लेवल पे लिखी हुई है उनके कोड में, तो वो क्या जरूरी है, उसको मीट करना जरूरी है कि नहीं है? ऑलराइट, थैंक यू जी। देखें, जहाँ तक एंटरप्रेन्योर की बात है, जो मेन इशू एक्सटेंशन पे देखते हैं कि आपने 2 लोगों को 12 मंथ के लिए एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट में रखा है। जहाँ तक बात आती है आपके, वो कोड उन्होंने इसलिए असेसमेंट के लिए रखा है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो उस कोड को मैच करे। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो सैलरी भी कमानी है। जो मेन उनका मकसद होता है वो ये देखना होता है कि आपने 2 लोगों को जॉब के अंदर रखा है और आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अप्लाई किया है, या अगर आपने PSW के रूट्स एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया है तो आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है। जो कोड होता है वो इसलिए होता है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी हुए किस ऐसे लेवल पे हो
कि वो उस स्कोप के अंदर आए जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए होता है। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, फरमाएं, अपना सवाल करें। इज इट लाइव? जी, आप बिल्कुल लाइव हैं टीवी पे, आप अपना सवाल कर सकती हैं। ओके, हेलो सर, मेरा एक सवाल है क्योंकि मेरा अभी मैं टियर 4 स्टूडेंट हूँ और अभी मेरे को वर्क परमिट के लिए टियर 2 का किसी अगर स्पॉन्सर को मिल गई तो मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि मैंने सुना है कोई लोग बोलते हैं कि मैं अभी टियर 4 में हूँ तो मेरा क्वालिफिकेशन मेरे को फिनिश करना पड़ेगा, अथवा अगर कोई बोलते हैं कि मेरा इमिग्रेशन में कोर्स फिनिश नहीं करना चाहिए because I have already done the masters from Leeds Trinity University and then after I went to the PSW and then after I just back on the student again. ठीक है, और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं टियर 2 के लिए? Yeah, now I want to go to the tier 2. Some lawyers say that I can't go because I need to finish my course, but some say that I can go because I have already done the masters. I've got confusion, that's why. All right, I'll explain that to you. Okay, I mean, in summary, what I would request you can contact me later and I'll explain the relevant law to you and then you will have a better understanding. But I'll give you a quick brief, which is that when you're switching from a student to a tier 2, one of the condition is a student must have been recently studied his master's degree on the last visa and then they can switch to a tier 2. This is one of the eligibility requirements for students to switch into the tier 2 and this is what they're talking to you about. So what I would request you is that I know you have my details and our ads are running. If you get in touch with me later, I will send you the relevant switching policy. Then when you read it, you'll have a better understanding because now I understand because your master's was done prior to your PSW and then you move back to a student. So I'll send you the switching rules and I'll even talk to you, then you'll have a better understanding of where the issue comes for your master's degree. Thank you for your call. एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, ऐसा है कि मुझे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मिला है ये ILR, तो मेरे बच्चे आए हैं कोई 5-6 महीने पहले, तो मेरा लॉन्ग रेजिडेंस पे मुझे मिला है 10 ईयर्स पे जी। तो अब वो बच्चों का तो मुझे पता है वो 5 साल का वो होगा, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 2016 तक तो उनका, क्योंकि मैं HSMP पे था ना, तो 2016 तक उनका वीजा है, तो आया मैं उनका फौरन चेंज करवाऊंगा? 2016 तक मैं वेट कर सकता हूँ? दूसरा जो मैं चाइल्ड क्रेडिट्स वगैरह ये ले सकता हूँ अभी? और तीसरी चीज जो मैं आपसे जल्दी जल्दी ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ, वाइफ के लिए A1 चाहिए एग्जाम होना है या B1 वगैरह चाहिए? तो थैंक यू। ये इन सारी चीजों का अगर आप प्लीज काइंडली जवाब दे दें। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें, जहाँ तक पहले बात आती है, आपने बोला कि आपको 10 ईयर पे मिला इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आपकी मिसेज आई थी उस वक्त वो PBS की डिपेंडेंट आई थी। अगेन ये भी बात बड़ी मैटर करती है कि वो 2012 से पहले आई थी या बाद में, बिकॉज उनकी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है। देखें, बेसिक प्रिंसिपल तो ये है, आपके लिए भी बेहतर है कि जब एक दफ़ा आप अपने आप को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपने 10 ईयर की बेसिस पे कर दिया है तो अपनी स्पाउस को भी आप कन्वर्ज और स्विच करके स्पाउजल रूट के ऊपर ले आएँ। उसकी वजह ये भी है कि वो वैसे भी एज अ PBS डिपेंडेंट कोई बेनिफिट नहीं ले सकती बिकॉज आपने 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस की बेसिस के ऊपर अपने वीज़े को स्विच कर लिया है, तो वह ऐसे बेनिफिट नहीं ले सकती। वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में लिखा था कि अगर आप 12 से पहले आए हैं तो 2 साल बाद आपके स्पाउस भी सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपने सेटलमेंट PBS रूट के थ्रू लिया। लेकिन आपने PBS रूट के थ्रू सेटलमेंट नहीं ली, आपने 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस के थ्रू सेटलमेंट लिया। सो इन शॉर्ट बेहतर ये है कि आप उनको स्विच करा लें व्हेन इन इफ़ आप एलिजिबल हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फिर आपने जिक्र किया कि आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आपका नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है लेकिन अगर आपकी इंटाइटलमेंट है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की, तो वो इंटाइटलमेंट आपकी वाइफ और बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि जी वाइफ को टेस्ट कौन सा देना है, तो आई डोंट नो आप किस
उसकी वजह से पूछ रहे हैं, अगर आप स्पाउजल की वजह से पूछ रहे हैं तो जो उन्होंने टेस्ट के आप समझ लें जो सेंटर्स हैं या जो जिस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं वो उन्होंने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ हेड मुझे एग्ज़ाम्स का भी पता नहीं कौन कौन से, बट देयर अबाउट 6-7 जो आप दे सकते हैं जिसमें आपने सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग का अचीव करना है लेवल। तो वो अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करें तो मैं आपको उनकी लिस्ट दे सकता हूँ। पर ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं कि कौन कौन से एग्ज़ाम है, बिकॉज हर एक का जो पासिंग रेशियो है या जो रिज़ल्ट है उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। तो वो मैं आपको अलबत्ता वो उन्होंने ग्रिड एक बनाई है, मैं आपको वो भेज सकता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्पीकिंग एंड लिसनिंग के आपने टेस्ट देने हैं। हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये मैं पूछना था, मेरे दोस्त के पास में वो 10 years वाला फैमिली रूट है, तो वो अब वहां से अपने मुल्क से शादी करके ले आ सकता है वहां से अपनी वाइफ? सॉरी, उनके पास क्या है इस वक्त? उसके पास 10 years फैमिली रूट है वीजा, उसके बाद उनको डेफिनेटली मिलेगी, तो वो अपनी वापस अपने मुल्क से अपनी वाइफ को ले आ सकता है? नहीं तो उनको फिर यहाँ 10 ईयर फैमिली रूट किस तरह मिला अगर उनकी वाइफ उनके साथ नहीं? वैसे पूछ रहा हूँ। उनके पास बच्चा है ना यहाँ पे, तो उनको बच्चे की बेसिस पे मिला है? जी। ऑलराइट, थैंक यू। देखिए, अगर उनको बच्चे की बेसिस पे यहाँ मिला है तो वो देखना पड़ेगा कि वाइफ ने कौन सी एप्लीकेशन डालनी है। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको आना पड़ेगा, बिकॉज जो स्पाउजल एप्लीकेशन होती है वो उस वक्त होती है जब आपके स्पाउस इधर सेटलमेंट स्टेटस पे या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। लेकिन आपके तो यहाँ खुद ही उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, तो उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन डलेगी। तो उसके लिए पहले अगर आप जिन बेसिस पे उनको फैमिली रूट मिला है, बिकॉज सारी बात है आपने कहा बच्चे की बेस पे मिला है, देखना पड़ेगा कि आपने मदर कहाँ शो की थी, बच्चे की उस वक्त क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, उस हिसाब से मोस्ट सर्टनली दे कैन मेक एन एप्लीकेशन। लेकिन पूरे केस को एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। I just had a quick query regarding the case. Yeah. My wife initially came on a visitor's visa and came in. My father was diagnosed terminally ill, and I was married before then. But she came on a visitor's visa to see my father for 3 months. Yeah. My father's still okay, and she's remained in the country. I tried to send off for a further leave to remain, and they rejected the case, saying she can't apply from within this country. Yeah. It's now been 18 months since she's been in this country, and now they sent a letter for removal to remove her. Is there anything I can do for her to apply to from in the UK? Because I'm a British citizen. All right. And do you have any children? We don't have no children at the moment, no. All right, thank you. Okay, did you just to summarize everything? Okay, when she came into the country, as you informed me, she was on a visitor's visa. Unfortunately, from a visitor's visa, you cannot apply for any switching. The only compassionate extension they give you for 3 months is if there's, God forbid, a very severe medical condition and you are taking private medication here, and with the doctor's letter, they might give you a 3 months further extension. As far as a further application from here is concerned, of course, as I mentioned at the beginning of the show, it will only be applicable if there are any exceptions that apply to your case. Either there is a British child involved, or there are insurmountable obstacles for your wife to go and enjoy this family life outside of UK. If those do not apply on your case, then the advice, information for you is to send it back and then seek entry clearance. But as I say to all my callers, the format or the reason for the show is to give you information. If you need more specific advice, then you need to contact me on the numbers which have been provided to you, or certainly the ads keep running. Then you can come into the office, then we can go through the case and then give you, after we've read everything and we've discussed everything. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा ना थोड़ा एक कंफ्यूजन था ना, अभी मैं आपका ही जो चैनल ना देख रहा हूँ, तो ना मेरा एक कंफ्यूजन वो एक उधर फोन कॉल भी आया था। एक वो ये था कि मैं 2009 में इधर स्टूडेंट में आया था Tier 4 में। उसके बाद मैंने मास्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं फिर PSW में गया था ना, तो PSW खत्म किया। 2 साल के बाद फिर मैं स्टूडेंट वीजा में आ गया यूनिवर्सिटी में ना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि Tier 2 में जाने के लिए सोच रहा हूँ, और मुझे कोई इधर देख रहा हूँ कि कहीं जाऊँ ना, तो क्या करना पड़ता है कि मेरे को मिलता है कि नहीं? क्योंकि मेरा अभी जो मास्टर कर रहा हूँ वो फिनिश नहीं है। वो क्या नहीं है?
मास्टर मैंने अभी मेरा मास्टर शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके लिए बेहतर ये है कि पहले अपना मास्टर्स जो अभी करंट लीव के दौरान है उसको ख़त्म कर लें एंड देन अप्लाई फॉर द टियर 2। आप अपना स्पॉन्सर तैयार कर लें जस्ट टू मेक श्योर कि दे आर एबल टू गिव यू दी COS जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज अक्सर लोग अगर अपना स्पॉन्सर ढूंढते हैं और स्पॉन्सर कहते हैं मेरे पास COS नहीं, या आपको पता है होम ऑफिस ने COS की एलोकेशन 0 की हुई अगर किनके पास है भी, क्योंकि उनकी एनुअल रिव्यूज़ होते हैं। तो एज लॉन्ग एज स्पॉन्सर आपके पास रेडी है, अपनी पहले डिग्री प्लीज़ कंप्लीट कर लें और उसके बाद अप्लाई करें, ताकि स्विचिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें होम ऑफिस को कोई इशू ना हो आपके साथ बोलने के लिए कि जी हम आपका मानते नहीं एप्लीकेशन बिकॉज स्विचिंग के अंदर आप कंडीशंस मीट नहीं कर रहे। थैंक यू आपके कॉल का। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप होगी। एक और कॉलर है, उनसे हम कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरी कजन सिस्टर है, वो ना लाइफ इंश्योरेंस के नहीं पास हुआ 2 साल में जी। तो वो अब उसने नवा वीजा अप्लाई करना है, तो अब उसको 5 साल के रूल के या पुराने रूल में ही आएगी? ऑलराइट, देखिए अगर आपने एक दफ़ा लाइफ इन द यूके नहीं मीट किया और उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं और वो आपको किसी और बेस के ऊपर एप्लीकेशन डालते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली जब आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो वो आप पे नए रूल अप्लाई होंगे। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने पुराने रूट के तहत आए हुए हैं टू मेंटेन दैट रूट, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि वो प्लीज़ किसी भी तरीके से अपना टेस्ट पास करें। अगर वो अपना टेस्ट पास नहीं करते और वो इनको फैमिली रूट के अंदर लेके आ जाते हैं, तो जब उनकी एप्लीकेशन भी अप्रूव होती है तो वो यही बोलते हैं कि आप 10 ईयर के अंदर आ गए, यानी कि अपने 10 साल पूरे करें और हम आपको सेटलमेंट देंगे। सर्टन फैमिली रूट्स होते हैं जिनमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनको अभी भी 5 ईयर्स के बाद मिलता है। वो सारा डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन किस बेस पे प्राइवेट एंड फैमिली रूट, जिसको FP एप्लीकेशन बोलते हैं, आपने डाली थी, वो जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर है उस पर लिखा होता है। तो उस बेसिस से फिर आपकी जो सेटलमेंट है वो उन रूट के ऊपर चली जाती है। कुछ लोगों के वैसे ही 10 ईयर्स पूरे होने को लीगली आ जाते हैं, तो फिर उनको वैसे ही जब उनके लॉफुल 10 ईयर्स पूरे होंगे उनको सेटलमेंट मिलेगी। पर जहाँ तक बात आती है कि अगर आपने एक दफ़ा स्विच कर ली अपनी कैटेगरी, फैमिली रूट के अंदर आ गए, तो वो खुद ही आपको जब आपका अप्रूवल होता है, कुछ आपको टिक करना होता है कि आप 5 ईयर रूट के ऊपर आए हैं या 10 ईयर पे आए हैं, डिपेंडिंग के बच्चे इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो उस पर आपका लिखा होगा कि अब आप किस रूट के तहत सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज हमारा शो का ऑलरेडी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉल किया। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। आई डू अपोलोजाइज़ कि कुछ कॉलर्स ने कॉल किया एंड ऑफ कोर्स जब तक आप केस को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, इट्स बेस्ट कि आप उनको सिर्फ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दें, बेसिक जो होती है सब्जेक्टिव टाइप की आप ज़्यादा डिटेल में नहीं दे सकते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आई थिंक वो अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर होते हैं, एड्स भी रन होते हैं कि अगर आपने अपॉइंटमेंट बनानी है तो आप वो बना के आके डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अपना केस। मेरे ख्याल से बिफोर वी लीव एंड ऑफ द शो हम एक और कॉलर को लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। ये मैं वो कल लाइव प्रोग्राम देख रहा था टीवी के ऊपर, ठीक है? कल या आज? अभी देख रहा हूँ, ये अभी लगा हुआ लाइव। ठीक है। शहजाद तारिक। जी जी बिल्कुल, पूछिए अपना सवाल। जी, आप शहजाद तारिक बात कर रहे हैं? जी जी जी, मैंने बात करनी है कि मैंने सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात करनी है कि मेरी ना वाइफ फ्रेंच है, ठीक है, और मेरी शादी ना होम ऑफिस से भी रजिस्टर करने का मतलब जो कोर्ट मैरिज होती है वो भी हो गई, लेकिन मेरे पास स्टेटस कोई नहीं था, ठीक है जी। और मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। तो मैंने केस डाला हुआ, तो मुझे रिफ्यूज कर दिया था और मेरा केस कहने का मतलब रिफ्यूज कर दिया। आप बताएं कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आपको भी अर्ज किया कि जब तक मैं रिफ्यूज़ल नहीं पढ़ता मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आगे क्या। बट नॉर्मली जो फैमिली परमिट लोग अप्लाई करते हैं जिनका चाहे स्टेटस ना भी हो, जब रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको अपील का राइट देते हैं। तो आपको अपील का राइट मिला है? क्या हुआ? अपील का राइट आपको मिला है होम ऑफिस की तरफ से जब उन्होंने? मैंने कोर्ट में अब वो जस्टिस रिव्यू नहीं होता वो मैंने डाला हुआ था, तो कोर्ट में अब मेरा सोलिसिटर मुझे ये कह रहा था मलकिन लाल शायद आपने नाम सुना हो, बैथरूम ग्रीन वाले, ठीक है जी। तो उन्होंने भी दोबारा मेरा जस्टिस रिव्यू के अंदर केस डाला कोर्ट में। कोर्ट ने उनको दोबारा कहा कि होम ऑफिस वालों को इसे रिव्यू करे। अभी 7-8 महीने हो गए, ना तो वो वकील कुछ बताता है, पैसे भी ले ही जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही। कभी कहता है कि वो कह रहे हैं कि केस ड्रॉप करो अपना कोर्ट में, सिर्फ हम आपको करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे थोड़ा सा मशवरा दे दें
ये कहने का मतलब है क्या, क्योंकि मेरे बच्चे तो स्कूल भी जा रहे हैं माशाल्लाह, उनके पास तो फ्रेंच पासपोर्ट है, वाइफ के पास भी है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जहाँ तक ये है कि केस में मेरिट क्या है मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैंने आपकी फ़ाइल नहीं पढ़ी। मैं आपको इतना सिर्फ रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि कभी कभी ये हमारे साथ भी होता है, हम कोर्ट में जाके जब केस को जुडिशल रिव्यू हाई कोर्ट में डालते हैं, जो कि अब ट्रिब्यूनल में केसेस होते हैं। मैंने लास्ट भी अपने शो में कहा था कि जो होम ऑफिस के लॉयर्स होते हैं, जिनको ट्रेजरी सोलिसिटर्स बोलते हैं, वो केस पढ़ के आपके साथ जिसको हम कहते हैं कंसेंट ऑर्डर साइन कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं, हम रिकन्सिडर कर लेंगे एप्लीकेशन को, बिकॉज मोस्टली आप यही बात बोलते हैं। तो उसमें रिकन्सिडरेशन के अंदर हम अक्सर कंसेंट ऑर्डर में लिख लेते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर लाजमी है कि आप रिकन्सिडर करें, या कभी कभी टाइम नहीं होता। तो मुझे आपका कंसेंट ऑर्डर नहीं पता कि किस बेसिस पे साइन हुआ था, कि आया आपने होम ऑफिस से ये कंडीशन लिखवाई थी कि 3 मंथ के अंदर लाजमी वो डिसीजन लेंगे। बिकॉज अगर ये बात थी तो आप रजिस्ट्रेटर को भी कह सकते हैं, कोर्ट में वापस जा सकते हैं कि इन्होंने डायरेक्शन कंसेंट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स होम ऑफिस थोड़ा और टाइम लगा सकता है। और अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लोकल एमपी के पास आप जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि होम ऑफिस को वो खत लिखें। देखें, जहाँ तक मैं आपने जिक्र भी किया, मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि आपके जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आई थिंक वो यही ट्राई करते हैं कि आपका केस बेस्ट पॉसिबल वे से आगे डील करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपॉइंटमेंट बनाएं ताकि आप उनसे डिस्कस कर सकें। मेरे ख्याल से हमारे शो का टाइम पूरा हो गया है। आप आई नो कॉल्स अभी भी आ रही हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आई सी यू नेक्स्ट वीक 7 to 8 ऑन TV 99 मंडे, और अल्लाह हाफिज़। 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे